नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर 4 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए अनेक कदम उठाए। गांधी ने भारतीय जनता की दशा को सुधारने के लिए लगभग 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों को भ्रमण किया। गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। गांधी जी ने समारोह में उपस्थित भद्रजनों एवं अनुपस्थित लाखों गरीबों के मध्य दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के प्रति चिंता व्यक्त की। समारोह में बोलते हुए गांधी जी ने कहा, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर और न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संपूर्ण भारतीय जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। 1922 ईस्वी तक गांधी जी जन नेता बन चुके थे। सामान्य जन गांधी जी के प्रशंसक थे और उन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा जी कहते थे। गांधी जी अन्य नेताओं के समान न तो सामान्य जन समूह से अलग रहते थे और न ही उनसे अलग दिखते थे। गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे। सामान्य जनों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों से विशेष रूप से झलकती थी। उल्लेखनीय है कि अन्य राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शैली की सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्रों को धारण करते थे, किंतु गांधी जी की वेशभूषा अत्यधिक सीधी सादी थी। वह जनसामान्य के मध्य में एक साधारण सी धोती में जाते थे। 1921 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मड़वा मुड़वा लिया था और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए वह सूती वस्त्र पहनने लगे थे। वह प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक भारतीय समाज में ऊंची जातियां सूत कताई के कार्य को अच्छा नहीं समझती थी। जनसामान्य के प्रति गांधी जी का दृष्टि अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण था। उनकी सीधी सादी जीवन शैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जनसामान्य के बहुत निकट ले आया था। प्रश्न नंबर 2, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? उत्तर, किसान महात्मा गांधी जी को अपना मसीहा एवं अनेक लोकोपकारी और चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न समझते थे। गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियां के विषय में स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की अफवाहें का प्रसार हो रहा था। कुछ स्थानों पर जनसामान्य का यह विश्वास बन गया था कि राजा ने उन्हें किसानों के कष्टों को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वह सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत कर सकते थे। कुछ अन्य स्थानों पर गांधी जी की शक्ति को अंग्रेज बंदरगाह से भी अधिक बताया गया और यह दावा किया गया कि उनके आगमन से औपनिवेशिक शासन भयभीत होकर स्वयं ही भाग जाएंगे। इस प्रकार की अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी कि किसी में भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं थी और उनका विरोध करने वाले को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे। अनेक ग्रामों में यह अफवाह थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक ढंग से गिर गए थे अथवा खेतों में खड़ी उनकी हरी भरी फसल बिना किसी कारण के ही नष्ट हो गई थी। भारतीय जनसंख्या के एक विशाल भाग का निर्माण करने वाले किसान गांधी जी की साहित्यिक जीवन शैली तथा उनके द्वारा ग्रहण किए गए धोती और चरखा जैसे प्रतीकों से अत्यधिक प्रभावित थे। किसानों में गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। वह उन्हें अपना उदागर मानते थे और उनका विश्वास था कि गांधी जी ही उन्हें भू राजस्व की कठोर दरों तथा ब्रिटिश अधिकारियों का दमनात्मक गतिविधियों से बचा सकते हैं। वह उनकी मान मर्यादा के रक्षक हैं तथा उनकी
स्वतंत्रता उन्हें वापस दिलवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? उत्तर, नमक एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा थी जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। गांधी जी की दृष्टि में यह एकाधिकार एक प्रकार से चौतरफा अभिशाप था। यह जन सामान्य को एक महत्वपूर्ण सुलभ ग्राम उद्योग से ही वंचित नहीं करता था, अपितु प्राकृतिक द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का भी विनाश करता था। इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक रूप में चुनाव किया और शीघ्र ही नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। नंबर 1, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। नंबर 2, जनसामान्य नमक कानून को घृणा की दृष्टि से देखता था। प्रत्येक घर में नमक भोजन का प्रयोग अपरिहार्य अंग था, किंतु भारतीयों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमक कानून के कारण भारतीयों को व्यवस्थापूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्यों पर नमक खरीदना पड़ता था। नंबर 3, नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। जनसामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त था। नंबर 4, नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार संपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों में अखबारों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। नंबर 1, अंग्रेजी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। नंबर 2, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 3, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता लगता है। नंबर 4, समाचार पत्रों द्वारा महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, क्योंकि गांधी जी से संबंधित समाचारों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता था। अतः समाचार पत्रों से विशेष रूप से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। नंबर 5, समाचार पत्रों में यह भी पता लगता है कि जनसामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। नंबर 6, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं नेताओं के विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार मिलते हैं। अतः इन्हीं सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन के निष्पक्ष अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। किंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण अनेक पूर्वाग्रहों से युक्त थे। समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले की अपनी राजनीतिक विचारधाराएं थी और विश्व के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था। उनके विचारों के आधार पर ही विभिन्न विषयों को प्रकाशित किया जाता था तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग की जाती थी। इसलिए लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में छपने वाले विवरणों के समान नहीं हो सकते थे। नंबर 5, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? उत्तर, गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। वह प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। उनका विचार था कि चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करने, उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है। उन्हें 13 नवंबर 1924 ईस्वी को यंग इंडिया में लिखा था, मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। यह तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए समय और श्रम बचना चाहता हूं। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं, अपितु सभी के हाथों में करना चाहता हूं। गांधी जी ने 17 मार्च 1929
1927 ईस्वी को यंग इंडिया में लिखा था, खदर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु यह इसके प्रयोग को नियमित करना है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। वास्तव में चरखे के साथ गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए थे। वह अन्य राष्ट्रवादियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चरखा जनसामान्य से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? उत्तर, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित कारणों से था। नंबर 1, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रालेट एक्ट जैसे कानून के वापस लिए जाने के लिए जन आक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम था। नंबर 2, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदायी थे। उन्हें सरकार ने कई महीनों के बाद भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया था। नंबर 3, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन को सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के असहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। नंबर 4, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियां, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेकर, सरकारी कार्यों का भुगतान न करके तथा सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। नंबर 5, असहयोग आंदोलन ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए सर्वसाधारण और वकीलों को आह्वान किया। गांधी जी ने इस आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। नंबर 6, इस प्रकार इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा। वह हड़ताल पर चले गए। जानकारी के अनुसार सन 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 30 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। नंबर 7, असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के ग्रामीणों क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों के वन कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने के साफ मना कर दिया। इन आंदोलनों को कभी कभी भारतीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए भी कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करना था। प्रश्न नंबर 7, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? उत्तर, इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1930 से लेकर 1931 तक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। पहली गोलमेज वार्ता लंदन में नवंबर 1930 में आयोजित की गई थी जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इस कारण अंततः यह बैठक निरस्त साबित हुई। इस गोलमेज की विफलता पर भारतीय इतिहास के विख्यात विद्वान लेखक प्रोफेसर बिपिन चंद्र कहते हैं कि गांधी जी लोगों के हृदय पर भगवान राम की तरह उस समय राज करते थे जब राम ही लंदन में होने वाली सभा में नहीं पहुंचे तो रामलीला कैसे हो सकती थी।
सरकार भी जानती थी कि बिना प्रमुख नेताओं के लंदन में गोलमेज बुलाना निरस्त होगा। अतः सरकार ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी शुरू की। वायसराय लॉर्ड इविन ने जनवरी 1931 में ही महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया। अगले ही महीने वायसराय इविन के साथ गांधी जी की कई लंबी बैठकें हुईं। उन्हीं बैठकों के बाद गांधी इविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति देना आदि शर्तें शामिल थी। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इन समझौते पर द्वितीय गोलमेज की तैयारी के लिए सही वातावरण तैयार करने वाला नहीं मानकर गांधी जी की भी कटु आलोचना की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल करने में गांधी जी विफल रहे थे। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हुई वार्षिक अधिवेशन 1929 में कांग्रेस यहाँ राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित कर दिया था। गांधी जी को इस संभावित और घोषित लक्ष्य प्राप्ति के लिए वार्ताओं का आश्वासन मिला था। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को जारी हुए लगभग 46 वर्ष 1885-1931 हो चुके थे। अब लोग पूर्ण स्वतंत्रता का वायदा विदेशी सरकार से चाहते थे। जो भी हो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में ब्रिटिश की राजधानी लंदन में आयोजित हुआ। उसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियां ने खुली चुनौती दी। नंबर 1, मुस्लिम लीग को इस संदर्भ में कहना था कि वह भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हित में काम करती है। नंबर 2, भारत के 556 राजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। नंबर 3, तीसरी चुनौती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जो बहुत बड़े वकील और विचारक थे। उन्होंने कहा कि वह दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में तथाकथित दलित समझी और कहीं जाने वाली नीची जातियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते। परिणाम यह हुआ कि हर दल और नेता अपने अपने पक्ष, विचार, तर्क और मांगे रखते रहे, जिसका कुल मिलाकर नतीजा शून्य के रूप में सामने आया। गांधी जी जैसे ही जहाज से बंबई उतरे तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौट आया हूं और सरकार के अड़ियल रवैये के बाद हमें दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। भारत में नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। उसने एक निजी पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की थी। लेवी विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीति चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं, जो गांधी को भगवान मान बैठी है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरे और अंतिम चरण में अगस्त 1933 से 9 महीने तक चलता रहा। गांधी जी सहित अनेक प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए। 1934 में निरुत्साहित जनता को देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। भारत में जिन दिनों गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरी गोलमेज कांग्रेस बुलाई। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। कुछ भारतीय प्रतिनिधि जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के लिए नए
लिए गए निर्णयों को श्वेत पत्र व्हाइट पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया और फिर इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? उत्तर, 1919 से 1947 ईस्वी के काल का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। इसी काल में एक महान विभूति महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अस्त्र शस्त्रों के साथ भारतीय रणनीति में प्रवेश किया और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बन गए। 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु बने रहे। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप परिवर्तित हो गया और इसने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए थे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व संभालने के लिए तैयार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्वक अवज्ञा और सत्याग्रह के द्वारा विरोधी पक्ष को आंदोलन की मांगें स्वीकार करने को बाध्य किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में दिनहीन भारतीयों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्षशीलता ने गांधी जी को विश्वास दिला दिया कि भारतीय जनता को देश की स्वतंत्रता जैसे महान उद्देश्य के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष छेड़ने और इस हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने जनशक्ति के महत्व को स्पष्ट कर दिया। अतः भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की बहुसंख्यक कृषक जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित सत्याग्रह नामक नवीन संघर्ष प्रणाली का विकास किया था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई और दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। वह अहिंसा को प्रेम का स्वरूप मानते थे। उनको विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं के निराकरण की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरता और दुर्बलता की नहीं अपितु वीरता से दृढ़ता और निडरता का प्रतीक है। केवल निडर वीर और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ही इसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देते थे और साधनों की पवित्रता और श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। गांधी जी का जनसामान्य की संघर्ष शक्ति में दृढ़ विश्वास था। वह साम्राज्य की शक्ति का सामना मुक्त जनशक्ति द्वारा करना चाहते थे। उनका विचार था कि केवल जमींदारों, डॉक्टरों अथवा वकीलों के प्रयत्नों से देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। देश की स्वतंत्रता के लिए जनसामान्य को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना नितांत आवश्यक था। वह महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष और देश की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारना गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की अपनी नवीन विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन को जनसामान्य को आंदोलन बना दिया। 1917 से 1918 ईस्वी की अवधि में गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रहों में भाग लिया तथा अहमदाबाद की मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में संघर्ष किया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने औपनिवेशिक प्रशासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने विरोध के प्रतीक के रूप में नमक का
चुनाव करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी की जन अनुरोध में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था। उनके कुशल संगठनात्मक गुणों ने भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को और अधिक अधिक व्यापक बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारत के भिन्न भिन्न भागों में कांग्रेस की नई नई शाखाओं को खोला गया। राजवाड़ों अर्थात देशी राज्यों में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार तथा राष्ट्रवादी संदेश के संचालन के लिए शासकों की भाषा के स्थान पर मातृभाषा का चुनाव किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की प्रांतीय समिति ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं पर नहीं अपितु भाषाई क्षेत्रों के आधार पर स्थापित की गई थी। इन भिन्न भिन्न उपयोगों ने देश के दूरवर्ती भागों में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक वर्ग भी राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण भाग बन गए, जो अभी तक इससे अछूते रहे थे। किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में छेड़े गए असहयोग आंदोलन में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, उदारपंथी, रूढ़िवादी सभी समान रूप से सम्मिलित हुए। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनसामान्य ने महत्वपूर्ण भाग लिया। दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन वास्तविक अर्थों में एक जन आंदोलन बन गया। इसमें सामान्य भारतीयों ने लाखों की संख्या में भाग लिया। सामान्य भारतीयों के साथ साथ कुछ अत्यधिक संपन्न व्यापारी एवं उद्योगपति भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक बन गए। वह यह बात भली भांति समझ गए कि स्वतंत्र भारत में वह लाभ उनके हो जाएंगे जो आज उनके अंग्रेज पद्धतियों की झोली में जा रहे थे। परिणाम स्वरूप जी.डी. बिरला जैसे कुछ सुप्रसिद्ध उद्योगपति राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन करने लगे, जबकि कुछ अन्य उद्योगपति इसके मूक समर्थक बन गए। इस प्रकार कांग्रेस के अनुयायियों एवं प्रशंसकों में गरीब, किसान और उद्योगपति दोनों ही सम्मिलित थे। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक अर्थों में एक आंदोलन बन गया। प्रश्न नंबर 9, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? यह स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं? उत्तर, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे संबंधित व्यक्ति की विचारधारा एवं उसके जीवन चरित्र के विषय में पर्याप्त सीमा तक सही अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गांधी जी के पत्रों एवं उनकी आत्मकथा से गांधी जी एवं उनकी विचारधारा को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। व्यक्तिगत पत्रों से हमें संबंधित व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों का परिचय मिलता है। पत्रों में लेखक अपने क्रोध, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाओं एवं हताशाओं को व्यक्त कर सकता है, किंतु सार्वजनिक वक्तव्यों में वह ऐसा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि गांधी जी द्वारा अपने पत्र हरिजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों ने पत्र लिखे थे। नेहरू जी ने उन पत्रों को संकलित करके उस संकलन को ए बच ऑफ ओल्ड लेट्स, पुराने पत्रों को पुलिदा के नाम से प्रकाशित कराया था। इन पत्रों से पता लगता है कि 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित होने लगे थे। 1928 ईस्वी में जब वे यूरोप से भारत वापस आए तो उन पर समाजवाद का पर्याप्त प्रभाव था। भारत आने पर जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और N.B. रंगा जैसे सुप्रसिद्ध साम्राज्यवादी नेताओं के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया तो कांग्रेस में समाजवादियों
एवं रूढ़िवादियों के मध्य एक खाई सी उत्पन्न हो गई थी। 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू फांसीवाद के कट्टर विरोध हो गए थे और वह मजदूरों एवं किसानों की मांगों का समर्थन करने लगे थे। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता इतने अधिक चिंतित थे कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देने की भी धमकी दे दी थी। इन दोनों समाजवादी विचारों से प्रभावित युवा वर्ग और रूढ़िवादी वर्ग के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर प्राय गांधी जी को मध्यस्थ का कार्य करना पड़ा था। इन पत्रों से कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इनसे स्पष्ट होता है कि वैचारिक मतभेद होते हुए भी कांग्रेस की सभी प्रमुख नेताओं का उद्देश्य संगठन में एकता को बनाए रखना था। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति विशेष को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत होते हैं, किंतु कुछ रूपों में वह जनता के लिए भी होते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राय लोग व्यक्तिगत पत्रों में भी अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें किसी भी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका बनी रहती है। आत्मकथाओं से भी किसी व्यक्ति के जीवन तथा उनके विचारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है, किंतु आत्मकथा के अध्ययन से किसी निष्कर्ष को निकालने हेतु हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि आत्मकथाओं का लेखन प्राय स्मृति के आधार पर किया जाता है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि लेखक को क्या याद रहा, वह किन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझता था, क्या याद रखना चाहता था, अथवा अपने जीवन और औरों की दृष्टि में किस प्रकार दिखाना चाहता था। आत्मकथाओं का लेखन एक प्रकार से अपनी तस्वीर को बताना है। लेखक को आत्मकथा के लेखन के ईमानदार रहना चाहिए, किंतु हमें वह सब भी देखने को प्रत्यक्ष करना चाहिए जिसे लेखक दिखाना नहीं चाहता। हमें ऐसे विषयों में उनकी चुप्पी के कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी ब्यूरों में भिन्नता, निजी पत्रों में आत्मकथाओं तथा सरकारी ब्यूरों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। निजी पत्रों और आत्मकथाओं में विभिन्न विचारों और घटनाओं को यथार्थ विवरण मिलता है, किंतु सरकारी ब्यूरो में विचारों एवं घटनाओं का निष्कर्ष विवरण उपलब्ध नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन ऐसे तत्वों जिन्हें वे अपने विरुद्ध समझते थे पर सदैव कड़ी दृष्टि रखते थे, ऐसे तत्वों एवं उनकी गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख हमें सरकारी रिपोर्टों में मिलता है, किंतु उन्हें निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि औपनिवेशिक अधिकारी ऐसे तत्वों एवं उनकी गतिविधियों को अपने दृष्टिकोण से देखते थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पुलिसकर्मियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों एवं रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाता था। उल्लेखनीय है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से गृह विभाग द्वारा पाक्षिक रिपोर्टें हर 15 दिन अथवा हर पखवाड़े में तैयार किए जाने वाली रिपोर्ट तैयार की जाने लगी थी। इन रिपोर्टों को स्थानीय क्षेत्रों से पुलिस से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता था। इन रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन औपनिवेशिक अधिकारी किसी परिस्थिति विशेष को किस प्रकार देखते और समझते थे। राजद्रोह एवं विद्रोह की संभावना स्वीकार करते हुए भी इन आशंकाओं को आधारहीन बताकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहते थे। नमक सत्याग्रह के काल की पाक्षिक रिपोर्टों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गृह विभाग यह स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की गतिविधियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा था। उदाहरण के लिए पुलिस की पाक्षिक रिपोर्टों में नमक यात्रा का चित्रण एक ऐसे नाटक एवं कर्तव्य के रूप में किया जा रहा था जिसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐसे लोगों को गोलबंद करने के लिए किया जा रहा था जो वास्तव में इस
शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वह इस शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुलिस की पाक्षिक रिपोर्टों के अनुसार यह भारतीय नेताओं को यह हताश प्रयास था। इस प्रकार सरकारी ब्यूरो के प्रत्येक विवरण को यथार्थ घटनाक्रम का वास्तविक उल्लेख नहीं माना जा सकता। वास्तव में इन विवरणों से ऐसे अफसरों की आशंकाओं एवं बेचैनियों को परिचय मिलता है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित कर पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे तथा वह उसके प्रसार को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। वे यह निर्णय लेने में असमर्थ थे कि गांधी जी को बंदी बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं। वह यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि गांधी जी को बंदी बनाए जाने पर परिणाम क्या होगा। इस प्रकार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं के विवरण सरकारी ब्यूरो के विवरणों से अनेक रूपों में भिन्न होते हैं। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10, दांडी मोर्चा के मार्ग का पता लगाइए। गुजरात के नक्शे पर इस यात्रा के मार्ग को चिन्हित कीजिए और उस पर पड़ने वाले मुख्य शहरों और गांवों को चिन्हित कीजिए। उत्तर। संकेत। दांडी मार्च अहमदाबाद गुजरात के पास स्थित साबरमती आश्रम से शुरू हुआ तथा समुद्र तट तक गया। दिए गए संकेत के आधार पर विद्यार्थी स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11, वह राष्ट्रवादी नेताओं की आत्मकथाओं पढ़िए। देखिए कि उन दोनों में लेखकों ने अपने जीवन और समय को किस तरह अलग अलग प्रस्तुत किया है और राष्ट्रीय आंदोलन की किस तरह व्याख्या की गई है। देखिए कि उनके विचारों में क्या भिन्नता है। अपने अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। उत्तर। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी कोई एक घटना चुनिए। उसके विषय में तत्कालीन नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और भाषणों को खोज कर पढ़िए। उनमें से कुछ अब प्रकाशित हो चुके हैं। आप उन नेताओं को चुनते हैं जिनमें से कुछ आपके इलाके के भी हो सकते हैं। उच्च स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व की गतिविधियों को स्थानीय नेता किस तरह देखते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने अध्ययन के आधार पर आंदोलन के बारे में लिखिए। उत्तर। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।